गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संरचना को भूमिका के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। और भूमिका शब्द समाजशास्त्र के अंदर एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिससे आप लोग पूर्णतया परिचित हैं। भूमिका का अभिप्राय होता है जब व्यक्ति को समाज में कोई पद प्राप्त हो जाता है, उस पद के अनुसार उसको समाज उससे कुछ अपेक्षाएं करता है या उस पद के साथ जो कर्तव्य जुड़े होते हैं उसे हम समाजशास्त्र की भाषा में भूमिका कहकर संबोधित करते हैं। उसी संदर्भ में हम संरचना को भूमिका के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। संरचना को भूमिका के संदर्भ में भी विवेचित किया गया है। इस व्याख्या के अंतर्गत सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों के प्रतिमानक स्वरूप को दर्शाती है। प्रतिमानक स्वरूप को दर्शाने का मतलब क्या है? सामाजिक संरचना जब भूमिका की बात करती है तो वो प्रतिमानक स्वरूप में भूमिका को देखती है। प्रतिमानक का यहाँ पर अभिप्राय यह है कि जब भी हमें कोई पद प्राप्त होता है, उस पद के साथ जुड़ी हुई जो भूमिकाएं हैं, जिन्हें आप कर्तव्य कहें, अपेक्षाएं कहें, उन्हें समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति स्वयं की इच्छा से अपनी भूमिका का निर्धारण नहीं कर सकता। अपनी भूमिका का पालन कैसे करना है व्यक्ति स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता। समाज उसके लिए नियम बनाता है, और जब समाज के द्वारा रीति रिवाज, परंपराएं और नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों के अनुसार जब हम अपनी भूमिका का पालन करते हैं तो हम कहते हैं ये उसका प्रतिमानक स्वरूप है। प्रतिमान के अनुसार भूमिका का पालन करना। इसलिए संरचना के अंदर जब हम सामाजिक संरचना के संदर्भ में भूमिका को देखते हैं तो संरचना भूमिका को प्रतिमानक स्वरूप में दर्शाती है। इस प्रतिमान में व्यक्ति का वर्गीकरण नहीं होता, अपितु उनको विशिष्ट भूमिका पालन करने वाले लोगों के रूप में देखा जाता है। जब आप संरचना को अवस्थित के रूप में देख रहे थे, जब आप संरचना को संगठन के रूप में देख रहे थे, वितरण के रूप में देख रहे थे, तो हम कह रहे थे कि व्यक्तियों को वर्गीकृत कर दिया जाता है, चाहे वो जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन, क्लास, किसी भी आधार पर वर्गीकृत किया जाए। लेकिन जब हम भूमिका की बात करते हैं तो हम भूमिका के संदर्भ में व्यक्ति का कभी भी वर्गीकरण नहीं करते, क्योंकि भूमिका का वर्ग के साथ में या वर्गीकरण के साथ में, कैटेगरी के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है। भूमिका का सीधा सीधा प्रत्यक्ष संबंध हमारी परिस्थिति के साथ में है। इसलिए जब हम लोगों की बात करते हैं तो हम कहते हैं विशिष्ट भूमिका के पालन करने वाले लोगों के रूप में हम उनको देखते हैं। जब हम किसी को डॉक्टर कहते हैं तो हम उसकी भूमिका को वर्गीकृत नहीं करें, हम उन्हें एक विशिष्ट प्रकार के लोग मान रहे हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, शिक्षा प्राप्त करके वो डॉक्टर बने हैं। अब डॉक्टर के रूप में उनकी क्या भूमिका है? कॉलेज प्रोफेसर्स हैं, हम लोगों को कॉलेज टीचर्स के रूप में कैटेगराइज नहीं कर रहे, हम उनकी भूमिका की बात कर रहे हैं। जैसे ही आपको प्रोफेसर का पद प्राप्त होता है वैसे ही आपको क्या होता है, आपकी भूमिका निर्धारित कर ली जाती है। तो ऐसे में हम जब भूमिका के संदर्भ में देखते हैं तो हम भूमिका के संदर्भ में यहाँ पर व्यक्तियों का वर्गीकरण नहीं करते, बल्कि विशिष्ट भूमिका पालन करने वाले लोगों के संदर्भ में इनको देखते हैं। हर व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त भूमिका का पालन करता है। ये आप सभी को मालूम है कि हम जो भी भूमिकाएं हमें समाज में प्राप्त होती हैं उनके साथ में हमें पहले पद प्राप्त होता है, उस पद के अनुसार प्रदत्त भूमिका प्राप्त होती है। भूमिका व्यक्ति के द्वारा निर्धारित नहीं होती और हम सबको अपनी अपनी भूमिका का पालन करना पड़ता है। आप जो सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं वे सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों के बीच में नहीं बनते, वे सामाजिक संबंध जब दो परिस्थिति के लोग अपनी भूमिका का पालन करते हैं, भूमिका का पालन करने की प्रक्रिया में जो उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया का परिणाम सामाजिक संबंध होते हैं। एक ही व्यक्ति की भूमिका स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, अतः एक व्यक्ति अनेक भूमिकाओं का वर्ण व पालन करता है। मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक ही व्यक्ति की भूमिकाएं स्थिति के अनुसार बदलती हैं, जिन्हें हम यानी आप एक ही पद में रहकर बहुत सारी भूमिकाओं का पालन करते हैं और एक ही व्यक्ति एक ही समय में उसे बहुत सारे पद प्राप्त हो सकते हैं, तब वह भूमिका का पालन करता है। अतः एक व्यक्ति अनेक भूमिकाओं का वर्ण व पालन करता है। भूमिका की परिभाषा के अंतर्गत संबंधों की व्याख्या निहित है। संबंधों की व्याख्या निहित का मतलब क्या है? जैसे ही आप भूमिका
जैसे ही आपको परिस्थिति प्राप्त होगी वैसे ही आप भूमिका का पालन करेंगे, और जैसे ही आप भूमिका का पालन करेंगे तो संबंध उसके अंदर स्वतः ही निहित हो जाते हैं। जैसे ही आप कहते हैं, उदाहरण के लिए आप विद्यार्थी हैं। आप विद्यार्थी कब हैं? आप विद्यार्थी तब हैं जब कोई अध्यापक है। बिना अध्यापक के विद्यार्थी नहीं हो सकता, बिना विद्यार्थी के अध्यापक नहीं होगा। तो जैसे ही आपने विद्यार्थी पद की बात की तो निश्चित तौर पर अध्यापक का पद भी होगा, और इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होगी, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी भूमिका का पालन करना है। और जैसे ही आप दोनों अपनी भूमिका का पालन करते हैं तो आप दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाएंगे। भूमिका पालन की स्थिति में निश्चित तौर पर अपेक्षाएं भी होती हैं जो कि उस भूमिका से जुड़ी होती हैं। और ये अपेक्षाएं किसकी होती हैं? ये अपेक्षाएं व्यक्ति की नहीं होती हैं, ये अपेक्षाएं समाज की उस भूमिका के साथ में होती है। तो यहाँ पर भूमिका के साथ जुड़ी अपेक्षाओं को आप कर्तव्य कह सकते हैं, जिन्हें आप भूमिका कहकर संबोधित करते हैं। कुछ भूमिकाएं अंतरंगता और कुछ दूरी का बोध कराती हैं, यानी स्वतः ही जैसे ही आपको भूमिका मिलती है आप अपने मित्रों के साथ में बहुत अंतरंग संबंध स्थापित कर सकते हैं। अंतरंग का मतलब क्या है कि आप अपने मन की बात अपने मित्र के साथ में शेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ भूमिकाएं आपको दूरी का बोध कराती हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ग्राहक और दुकानदार, ये आपको दूरी का बोध कराती हैं। कुछ भूमिकाएं औपचारिक होती हैं, कुछ अनौपचारिक होती हैं। घर में अपने माता पिता, भाई बहन, इन सब के साथ आपकी भूमिकाएं अनौपचारिक हैं। और अनौपचारिक भूमिकाएं कौन सी होती हैं? अनौपचारिक भूमिकाएं वे होती हैं जो कि लिखित नियम और कानून के द्वारा संचालित नहीं होती हैं, जो रीति रिवाज परंपराओं के द्वारा संचालित होती हैं। औपचारिक भूमिकाएं वे होती हैं जो द्वैत्विक समूह में पाई जाती हैं, जहाँ पर आपको लिखित नियम और कानून की पालना करनी होती है। वो भूमिकाएं आपकी औपचारिक होती है। भूमिकाओं को अपेक्षित व्यवहार का पुंज कहा गया है। अतः भूमिका पालन की प्रक्रिया में कुछ सीमाएं समाहित होती हैं, अर्थात भूमिकाएं अपेक्षा के दायरे के अंतर्गत संपन्न की जाती हैं। ये अपेक्षाएं समाज द्वारा स्वीकृत, निर्मित व निर्वाहित की जाती है। यानी ये अपेक्षाओं का निर्माण व्यक्ति नहीं करता, बल्कि समाज के द्वारा ये स्वीकार की जाती हैं। केवल स्वीकार नहीं की जाती, उनके द्वारा निर्मित भी की जाती हैं, और वह ऐसे मूल्य और मानदंड का निर्माण करता है जिसके कारण आपको उसका निर्वहन भी करना पड़ता है। तो भूमिकाओं के जब हम बात करते हैं तो भूमिकाओं की बात करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है, भूमिका का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है और व्यक्ति को उसका पालन करना होता है। सामाजिक संरचना सहनीयता की सीमा में विविधता की अभिव्यक्ति है। कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे डॉक्टर और रोगी के संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता है, लेकिन डॉक्टर को अपने व्यवहार में विवेक का उपयोग करना पड़ता है। अब डॉक्टर को देखना है रोगी को वो किस सीमा तक देख सकता है, रोगी से किस सीमा तक कितनी व्यक्तिगत बात कर सकता है, और रोगी को भी एक सीमा में ये जानने का अधिकार है उसे किस प्रकार का उपचार प्राप्त हो रहा है। यानी रोगी को अधिकार है डॉक्टर से पूछने का कि उसको क्या बीमारी हुई है, उसका क्या उपचार होगा, लेकिन वो उस विषय के अंदर बहुत अधिक सीमा को उल्लंघते हुए उसके साथ में बहस नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर का अपने विवेक के अनुसार वो आपका इन्वेस्टिगेशन करके आपका इलाज करता है। हर व्यक्ति अनेक प्रकार की भूमिकाओं का पालन करता है। हर भूमिका एक भूमिका कुलक, जिसको हम रोल सेट कहते हैं, वह रोल सेट का भाग होती है। रोल सेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज आपका उदाहरण दिया जाए, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के रूप में आप प्रिंसिपल से मिलते हैं, स्टूडेंट के रूप में आप अपने प्रोफेसर से मिलते हैं, स्टूडेंट के रूप में आप कॉलेज में क्लर्क से मिलते हैं, 4th ग्रेड पर्सन से मिलते हैं। तो आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के रूप में प्रत्येक के साथ आपका प्रिंसिपल, टीचर, इन सब के साथ आपका व्यवहार अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार चिकित्सा शास्त्र का एक विद्यार्थी अपनी भूमिका पालन की प्रक्रिया में डॉक्टर से, नर्स से, कंपाउंडर के संसर्ग में आता है। इन संबंधों में विद्यार्थी के व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं और उनसे भिन्न भिन्न अपेक्षाएं भी की जाती है। इसको हम रोल सेट या रोल कुलक कहते हैं। जब व्यक्ति की भूमिका कुलक
जब व्यक्ति का भूमिका कुलक परिवर्तित हो जाता है तो उसका व्यवहार व दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाता है। कैसे आ जाता है? आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप जब प्रोफेसर बनेंगे तो आपका भूमिका कुलक बदल जाएगा। अब आपको विद्यार्थी के रूप में नहीं, अब आपको टीचर के रूप में व्यवहार करना है। अब आप एज ए टीचर प्रिंसिपल से मिलते हैं, एज ए टीचर आप स्टूडेंट से मिलते हैं, अपने कलीग से मिलते हैं। अब आपके व्यवहार परिवर्तित होता है। तो जैसे ही आपका भूमिका कुलक बदलता है, आपका व्यवहार और दृष्टिकोण भी बदल जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना है संरचनात्मक समाजशास्त्री की क्या भूमिका है। संरचनात्मक समाजशास्त्री ये मानते हैं कि व्यक्तियों के विश्वास एवं अभिवृत्तियाँ उनकी भूमिका के अनुसार बदलते हैं, ना कि इसके विपरीत रूप में। वे इस बात को अस्वीकार करते हैं कि पहले व्यक्ति अभिवृत्तियां ग्रहण करता है और उसके पश्चात भूमिका का पालन करता है। वेरी सिंपल, वे कहना चाहते हैं पहले हमें भूमिका का निर्धारण होता है और उस भूमिका के निर्धारण के बाद हमारी अभिवृत्तियों का निर्धारण होता है, हमारे दृष्टिकोण का निर्धारण होता है। व्यक्ति का कार्य भूमिका उसके मूल्य और तत्पश्चात भूमिका पालन के लिए कदम रखता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? यहाँ इम्पॉर्टेंट यह है कि यहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति की इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ही व्यक्ति को पद प्राप्त होता है उसको भूमिका प्राप्त हो जाती है, और जैसे ही उसको भूमिका प्राप्त होती है यानी अपेक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अब उसको समाज के मूल्यों के अनुसार अपनी भूमिका का पालन करना है। अब उसको समाज के प्रतिमानों के अनुसार अपनी अभिवृत्तियों को ग्रहण करना है और भूमिका का निर्वहन करना है। तो इस प्रकार व्यक्ति इन भूमिकाओं के अंदर इन अभिवृत्तियों को स्वीकार क्यों करता है? क्योंकि व्यक्ति पर दबाव है। किस चीज़ का दबाव है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक मूल्यों का दबाव है। हम सबको अपने अपने भूमिकाओं का पालन अपने मूल्य और मानदंडों के अनुसार करना होता है। इसलिए संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है जब भूमिकाओं की बात करता है तो वह भूमिका पालन में व्यक्ति को महत्व न देकर उसके प्रतिमानता के स्वरूप को महत्व देता है। तो इस प्रकार अगर हम संरचनात्मक उपागम की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि संरचनात्मक उपागम अपने विकास के क्रम की प्रक्रिया में धीरे धीरे नियतवादी हो गया, डिटर्मिनिस्टिक हो गया, अमूर्त हो गया। कर्ता की इच्छा एवं चयन की धारणा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। व्यक्ति केवल मात्र इकाई बनकर रह गया है। संरचनात्मक समाजशास्त्री